रोगी का काम है अपनी बीमारी के बारे में बताना और डॉक्टर की ड्यूटी है बीमारी के मूल कारण को ढूंढना और उसका अस्थायी समाधान करना। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की डेट में जो डॉक्टर हैं जिनको बीमारी का मूल कारण ढूंढना चाहिए, उसका परमानेंट इलाज करना चाहिए, वो भी बीमार हो चुके हैं, वो भी रोगी बन गए। वो भी सुबह से लेकर शाम तक केवल बीमारी की चर्चा कर रहे हैं। जनता का काम है अपनी समस्या को बताना और नीति निर्माताओं का काम है समस्या के मूल कारण को ढूंढना और उसका अस्थायी समाधान करना। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे नीति निर्माता, माननीय सांसद, विधायक, वो भी सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया में केवल समस्या बता रहे हैं। फला जगह पत्थरबाजी हो गई, फला जगह ये हो गया, फला जगह वो हो गया, फला जगह पाकिस्तान जिंदाबाद लग गए, फला जगह पत्थरबाजी हो गई। मतलब समस्या बताते जा रहे हैं। वो समस्या बता बता के ही उनको लगता है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, रोगी का काम है बीमारी की बात करना, डॉक्टर का काम है इलाज करना, जनता का काम है समस्या बताना, सांसद विधायक का काम है उस समस्या के मूल कारण को ढूंढना और उसका अस्थायी समाधान करना। दिन भर ट्विटर पे जो देश विरोधी बात लिखी जाती है, किस लिए? क्योंकि उनको इसी काम के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। तो हम जो ट्विटर पे देश विरोधी बात लिखी जा रही है, जनता उसको काउंटर कर रही, बात समझ में आ रही है। लेकिन नीति निर्माताओं का काम उसको काउंटर करना नहीं है। नीति निर्माताओं का काम विदेशी फंडिंग को रोकना है, जिससे परमानेंट इसका इलाज हो जाए, ये समस्या खत्म हो जाए। ये जितने भी ट्विटर पे देश विरोधी बातें होती हैं, फेसबुक पे देश विरोधी बातें होती हैं, अखबारों में देश विरोधी लेख लिखे जाते हैं या देश विरोधी न्यूज बनाई जाती हैं, बहुत सारे एजेंडाबाज पत्रकार जो देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, सबकी फंडिंग विदेशों से हो रही है। या तो काला धन हवाला के जरिए हो रही है या एफसीआरए के जरिए हो रही है। उन्होंने एनजीओ बना रखा है, उनके एनजीओ को विदेशों से फंडिंग आ रही है एफसीआरए के जरिए। जो 2010 में कानून बनाया था कांग्रेस ने एफसीआरए, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। तो बजाय कि उनसे तूतू में करना, हम एफसीआरए कानून को क्यों नहीं खत्म कर रहे? हम हवाला के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? जो समस्याएं भारत में हैं वो अमेरिका, चीन, फ्रांस, सिंगापुर, कोरिया, जापान में क्यों नहीं है? अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो उसका दो ही कारण होता है, या तो डॉक्टर ठीक नहीं है या तो दवा ठीक नहीं है। डॉक्टर तो हमारे बहुत अच्छे हैं और उसके बाद बीमारी ठीक नहीं हो, इसका मतलब दवा ठीक नहीं। बड़ी सीधी सी बात है भाई। जिस तरीके से भारत में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी होती है, ऐसी पत्थरबाजी सिंगापुर, अमेरिका, कोरिया, जापान, चाइना में क्यों नहीं होती? जिस तरीके से देश विरोधी ट्वीट भारत में होते हैं, ऐसे चाइना में लोग क्यों नहीं करते देश विरोधी ट्वीट? जिस तरीके से फेसबुक पे यहां देश के खिलाफ जहर उगला जाता है, अखबारों में लिखा जाता है, ऐसा सिंगापुर में और चाइना और कोरिया में क्यों नहीं होता? जिस तरीके से यहां पे सड़कों के किनारे अवैध रूप से मजार, दरगाह, मस्जिदें बन रही हैं, ऐसा चाइना, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है? मैं बार बार कहता हूं, दवा अच्छी होगी, बीमारी घटेगी। दवा घटिया होगी, बीमारी बढ़ेगी। क्योंकि दवा और कानून एक जैसे काम करते हैं। इसलिए अगर कानून अच्छा होगा, समस्याएं घटेंगी, कानून घटिया होगा, समस्याएं बढ़ेंगी। हम लोग दिन भर सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं? बस ये बता रहे हैं वहां मजार बन गया, वहां दरगाह बन गई, सड़क के ऊपर कब्जा हो गया, इस रेलवे स्टेशन पे मजार बन गई, फला जगह ये हो गया, फला जगह वो हो गया, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, उसने ये कर दिया। अरे कभी बीमारी की चर्चा करके बीमारी खत्म हुई है क्या? अगर आपको बुखार है तो सुबह से लेकर शाम तक बुखार 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 अटनेस बुखार उतरेगा क्या? आपको कैंसर है, सुबह से लेकर शाम तक कैंसर 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 करने से कैंसर खत्म होगा क्या? फिर तो कैंसर और बढ़ जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक कैंसर की बात करने से कैंसर का इलाज करना पड़ेगा।
योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, दवाइयां लेना पड़ेगा, कहीं गांठ वांठ है उसको काट के निकालना भी पड़ेगा, प्रॉपर में इलाज करना पड़ेगा। तो जैसे शरीर की बीमारी ठीक करने के लिए हमें अच्छी दवा लेनी पड़ती है, ऐसे देश की जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए अच्छी दवा लेनी पड़ेगी, अच्छा कानून बनाना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसका आप जरा समझिए, माओवादियों की फंडिंग कहां से होती है? विदेशों से होती है, एफसीआरए के जरिए होती है, हवाला के जरिए होती है। नक्सलियों की फंडिंग विदेशों से होती है, एफसीआरए के जरिए होती है या तो हवाला के जरिए होती है। मजहबी उन्माद जो फैला रहे इनकी फंडिंग कहां से हो रही है? या तो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रही है या तो एफसीआरए के जरिए आ रही है। जो लोग यहां चरमपंथ फैला रहे हैं उनकी फंडिंग या तो हवाला के जरिए हो रही है, एफसीआरए के जरिए हो रही है। कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग या तो हवाला के जरिए हो रही है, एफसीआरए के जरिए हो रही है। पूर्वोत्तर में अलगाववादियों की फंडिंग या तो हवाला के जरिए हो रही है, एफसीआरए के जरिए हो रही है। ऐसी कोई एक भी चीज आप मुझे बताइए जो फ्री में हो रहा है, मुफ्त में हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है मुफ्त में। पूरे देश में मदरसों के जाल बढ़ता चला जा रहा है। कहां से आ रहा है पैसा? या तो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है या तो एफसीआरए के जरिए आ रहा है। पूरे देश में चर्च का जाल बनता चला जा रहा है, गांव गांव चर्च बन रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? खाड़ी देशों से आ रहा है हवाला के जरिए या पश्चिम देशों से आ रहा है एफसीआरए के जरिए। यहां पे जिहाद फैलाने की बड़ी फंडिंग हो रही है काला धन हवाला से। तो ये जिहाद 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 करके जिहाद खत्म नहीं होगा। जिहाद की बातें करके जिहाद खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके खिलाफ उनकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी, कठोर कानून बनाना पड़ेगा। लैंड जिहाद हो रहा है, चारों तरफ जमीनों पे कब्जा हो रहा है। क्यों हो रहा है कब्जा? अमेरिका, फ्रांस, चाइना, सिंगापुर में कोई जमीन पे कब्जा नहीं कर लेता सरकारी जमीन पे। यहां क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून घटिया है। चारों तरफ लाउड स्पीकर चिल्ला रहे। अमेरिका में क्यों नहीं लाउड स्पीकर चिल्लाते लोग? सिंगापुर में क्यों नहीं लाउड स्पीकर चिल्लाते? तो अजान का काउंटर करने के लिए हनुमान चालीसा ये इसका उपचार है। और अजान और हनुमान चालीसा इसका तो बराबरी हो ही नहीं सकती। हनुमान चालीसा में कोई कभी कहा ही नहीं जाता केवल हनुमान जी पूजा करने के लायक है। शिव चालीसा जो शिव भक्त है वो कभी नहीं कहता केवल भगवान शंकर ही पूजा करने के लायक है। कृष्ण के जो भक्त कभी नहीं कहते भगवान कृष्ण ही पूजा के लायक है और कोई है ही नहीं। दुर्गा जी के भक्त कभी नहीं कहते केवल दुर्गा जी पूजा के लायक है और कोई दूसरा है ही नहीं। तो उसको हम अजान के साथ बराबर नहीं कर सकते। इसी तरीके से इस देश में इतनी मज़ारें, इतनी दरगाह, इतनी मस्जिद बन रही है। पता है आपको, अरब में जहां से इस्लाम शुरू हुआ है, एक भी मज़ार, एक भी दरगाह, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। क्योंकि पक्का कब्रिस्तान हराम है, इस्लाम में हो ही नहीं सकता। अरब में तो मोहम्मद साहब की जो जहां पे कब्र है केवल वो पक्की है बस। राजा जहां बड़े बड़े शेख हैं, अरबपति, खरबपति, उनका भी कब्रिस्तान पक्का नहीं है। पूरे के पूरे अरब देशों में, खाड़ी देशों में एक भी आपको मजार नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मजार हराम है। और भारत में आपको हर 1 किलोमीटर के बाद एक मजार मिलेगी। पूरे अरब देशों में एक भी आपको दरगाह नहीं मिलेगी। भारत में आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर भी दरगाह मिल जाएगी, बस अड्डे पे भी दरगाह मिल जाएगी। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं, जहां कानून घटिया होता है वहां पे समस्याएं बढ़ती हैं। अगर आप खेत में बाड़ नहीं लगाओगे तो उसमें आवारा पशु आके घुसेंगे। यदि आप खेत की निराई गुड़ाई प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो उसमें खरपतवार पैदा होंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो भी समस्याएं चल रही हैं भारत में, इसके पीछे विदेशी फंडिंग है, काला धन की फंडिंग है, एफसीआरए के जरिए फंडिंग है, और कई बार तो भारत के अंदर की फंडिंग है। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में 14-15 लाख रुपए हर साल भारत में ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे आपसे। तो समाधान इसका स्थायी है। हम काला धन के खिलाफ अमेरिका, सिंगापुर जैसा कानून बनाए, घूसखोरी के खिलाफ अमेरिका, चाइना जैसा कानून बनाए, बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोरिया और सिंगापुर जैसा कानून बनाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना कठोर कानून होगा देश की समस्याएं उतनी कम होंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा कानून घटिया है, इसलिए सारी समस्याएं चल रही हैं।
इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक अशांति बनी हुई है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीमारी की चर्चा करके बीमारी खत्म नहीं होती है, समस्या की चर्चा करके समस्या खत्म नहीं होती है, समाधान करना पड़ता है। समाधान यही है, विदेशी फंडिंग खत्म हो, सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बने। और ये तो सबको पता है कि किस स्कूल में नफरत सिखाई जा रही है, किस स्कूल में काफिरों के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। उस स्कूल के रहते हुए शांति संभव है क्या? जब तक उस स्कूल को हम नहीं बंद करेंगे, उस स्कूल का सिलेबस ठीक नहीं करेंगे, तब तक शांति कहां से संभव है? बच्चा जो बचपन में पढ़ता है वही उसके पूरे जीवन उसके दिमाग पे रहता है। हम लोग ABCD आज तक हम लोग सब कुछ भूल सकते हैं, 10वीं की चीजें भूल सकते हैं, 12वीं की चीज भूल सकते हैं, कभी ABCD नहीं भूल सकते, क्योंकि अपने बचपन में पढ़ा उसको। हम कभी गिनती पहाड़ा भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने उसको बचपन में पढ़ा है। हम 10वीं की 12वीं की चीजें भूल सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बाद में पढ़ा भूल सकते हैं, लेकिन जो हमने प्राइमरी में जो चीज पढ़ लिया, और ये वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 14 साल तक बच्चा जो पढ़ता है वो लाइफ लॉन्ग उसके दिमाग पे रहता है उसका असर। हम क्यों नहीं जो राइट टू एजुकेशन है इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन बना देते? एक शब्द ही तो जोड़ना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, इसमें केवल एक शब्द जोड़ना है, इक्वल, ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। और अभी 14 साल तक लागू होता है, इसको 16 साल तक कर दे, यानी 16 साल तक या 18 साल तक कर दे कि भाई 16 साल या 18 साल तक के देश के सभी बच्चे सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, लेकिन सिलेबस एक होगा, कंटेंट एक होगा। ये काम बड़ा आसान है। पार्लियामेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया हुआ है, तो जब पार्लियामेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट बना सकता है तो पार्लियामेंट राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट भी बना सकता है। आशा करता हूं कि आज ये बात आपको समझ में आई होगी कि मजहबी उन्माद का समाधान करना है तो सबसे पहले हमें कठोर कानून बनाना पड़ेगा, खासतौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ। मजहबी उन्माद रोकना है तो सबसे पहले हमें FCRA कानून को खत्म करना पड़ेगा। मजहबी उन्माद रोकना है तो सबसे पहले हमें राइट टू इक्वल एजुकेशन कानून बनाना पड़ेगा। जो राइट टू एजुकेशन है इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन करना पड़ेगा। मजहबी उन्माद रोकना है, अपराध रोकना है, अराजकता रोकनी है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। मजहबी उन्माद रोकना है तो हमें जो ये दुनिया भर के हमने अपराध के खिलाफ कठोर कानून बनाए हैं, इनको सबको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण के खिलाफ अलग से कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। फालतू लोग कहते हैं धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ, कोई जरूरत नहीं है। इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर डाल दीजिए धर्मांतरण के खिलाफ। ऐसे हम कितने कानून बनाते चले जाएंगे? 50 कानून चल रहे हैं अपराध के लिए, उसमें एक नया कानून और जुड़ जाएगा। मैं तो कहता हूं एक इंडियन पिनल कोड बनाइए, जितने भी अपराध से संबंधित कानून सब उसी में जोड़ दीजिए। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, शराब तस्करी, जितने भी अपराध है सबको उसी एक इंडियन पिनल कोड में डाल दीजिए। वन नेशन वन पिनल कोड हो जाएगा। तो हमें कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जो कानूनों का मकड़जाल है इसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके मजहबी उन्माद रोकना पड़ेगा। क्योंकि मजहबी उन्माद बुखार जैसा नहीं है, सामान्य सी बीमारी नहीं है कि आप उसमें एक दवा दे देंगे, 2 दवा दे देंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, बुखार होता है तो आदमी एक पैरासीटामोल ले लेता है, कोई एंटीबायोटिक ले लेता है, 3 दिन में बुखार ठीक हो जाता है। कैंसर में पैरासीटामोल क्रोसिन खाने से कैंसर ठीक नहीं होता है। कैंसर में तो आपको लंबा प्रोसेस लेना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस लेना पड़ता है। कुछ दवाइयां खाना खाने के पहले खानी होती है, कुछ दवाइयां खाना खाने के बाद खानी होती है, कुछ दवाइयां दोपहर में भी खानी होती हैं, कई बार रेडियोथेरेपी भी करनी पड़ती है, कई बार कीमो भी लेना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं। तो ये मजहबी उन्माद एक कैंसर है, और इस कैंसर का इलाज है भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून, देश में समान शिक्षा, देश में समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून, जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून। यही इसका तरीका है। ये नहीं होगा तो मजहबी उन्माद कभी नहीं रुकेगा। और एक बात और समझिए, हम बहुत तेजी के साथ विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी 1947 में 1 महीने पहले भी आडवाणी जी ने, जेठमलानी जी ने, मनमोहन सिंह ने, इंद्र कुमार गुजराल ने, राज कपूर ने, सुनील दत्त ने, रोशन ने, लाला अमरनाथ ने, मिल्खा सिंह ने
इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि 1 महीने बाद भागना पड़ेगा। 1 महीने क्या, मतलब 1 दिन बाद ही भागना पड़ेगा। अगर इनको 2 दिन पहले ही पता चलता है कि हमें भागना पड़ेगा तो अपना सोना चांदी लेके भागते। लेकिन कैसे भागे? कोई अंडरवियर बनियान में भागा, कोई अंडरवियर केवल अंडरवियर में भागा, कोई पैजामा और बनियान पहन के भागा। ये सिचुएशन थी। और कुछ लोग तो अपने परिवार को भी लेके नहीं भाग पाए। कुछ तो ऐसे भी लोग थे जिनकी वाइफ वहीं रह गई, अकेले भाग आए। भागते समय ये भी नहीं सोचा अपनी वाइफ को भी ले चले, इतना उनके पास टाइम नहीं था। हम बहुत तेजी के साथ विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस गति से हम विकास कर रहे हैं उससे हम कम से कम 50 गुना तेजी के साथ विनाश कर रहे हैं। हम जिस गति के साथ सड़कें बना रहे हैं उससे 10 गुना तेजी के साथ हम मजहबी उन्माद तेजी के साथ फैल रहा है भारत में। ये सड़क, ये एयरपोर्ट, ये बाकी सब जो विकास की बातें हैं, सबके घर में बिजली, सबके घर में पानी, ये सब तो ठीक है। लेकिन जब भारत की संस्कृति नहीं बचेगी, सनातन धर्म नहीं बचेगा, तो ये बिजली, पानी, गैस सिलेंडर और मुफ्त की बाकी चीज़ें ये किसके लिए, किस काम आएंगी? जब संस्कृति नहीं बचेगी, सनातन धर्म नहीं बचेगा, तो फिर काहे का विकास, किस बात का विकास? इसलिए मेरा ये मानना है कि 5 कानून बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बने, समान शिक्षा बने, समान नागरिक संहिता बने, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बने और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने। यही इसका तरीका है मजहबी उन्माद को रोकने का। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी बातें टीवी पे तो होती नहीं है। तो आप ही लोग सहारा हैं, आप ही लोग माध्यम हैं। आप जितना ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे उतना शायद ये विषय फैलेगा। धन्यवाद, आभार।